वीडियो देखने वालों को नमस्ते। आज हम एक कंपनी के बिजनेस का एनालिसिस करेंगे। क्या इस कंपनी का बिजनेस है, क्या भविष्य हो सकता है इस कंपनी का। इस कंपनी का नाम है याशो इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो ये जो है एक स्मॉल कैप कंपनी है। क्या बिजनेस है इसका? ये मैन्युफैक्चरर हैं, सप्लायर हैं स्पेशलिटी और फाइन केमिकल्स के। तो ये जो डेटा है ये मैंने लिया है कंपनी की वेबसाइट से, उनकी प्रेजेंटेशन से, कॉन्फ्रेंस कॉल से, एनुअल रिपोर्ट से। तो इस वीडियो का सारा डेटा जो है इन सोर्सेस से लिया हुआ है। तो ये जो है स्पेशलिटी और फाइन केमिकल्स जो है मैन्युफैक्चर करते हैं, एक स्मॉल कैप कंपनी है ये। तो इनके बिजनेस को अगर हम देखें क्या क्या ये करते हैं, तो इनका 14% के करीब रेवेन्यू जो है प्रेजेंट के समय में जो है वो अरोमा केमिकल से है, 13% फूड एंटीऑक्सीडेंट से है, 36% जो है वो रबर केमिकल से है, 13% जो है वो लुब्रिकेंट एडिटिव से है और 24% जो है रेवेन्यू स्पेशलिटी केमिकल से है। तो ये इसका जो है रेवेन्यू ब्रेकअप हो गया। तो यहाँ ये हम देख के समझ सकते हैं कि ये कंपनी तरह तरह के जो है केमिकल्स जो है वो बनाती है। तो बिजनेस जो है काफ़ी डाइवर्स है, कुछ पर्टिकुलर केमिकल्स पे जो है ये कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। तो साइड में जो आप चार्ट देख रहे हैं ये प्रीवियस क्वार्टर की प्रेजेंटेशन का है। प्रेजेंट का डेटा थोड़ा सा डिफरेंट है। प्रेजेंट जो डेटा एग्जैक्टली लिया है जो रीसेंट वाले कॉन कॉल का, तो 1% का वेरिएशन जो है इस चार्ट में और डेटा में आपको दिख रहा है। तो डाइवर्स बिजनेस वाली जो है ये कंपनी हो जाती है। अब इसके कुछ क्लाइंट्स की बात करें तो 2000 प्लस इनके क्लाइंट्स हैं। तो ये जो केमिकल्स बनाते हैं वो कई सारे लोगों को सप्लाई करते हैं। तो कुछ के नाम जो है ये हैं, जैसे एमआरएफ, अपोलो टायर, जेके टायर, सीएट। तो कई सारी टायर कंपनीज इनके क्लाइंट हैं जो कि रबर केमिकल में यूज़ होने वाले केमिकल इनसे लेती हैं। फिर जो है फूड एडिटिव में यूज़ होने वाला जो कि यूजुअली कुकिंग ऑयल होता है, एडिबल ऑयल उनमें मिलाया जाता है, तो अदानी विल्मर जो है उसके क्लाइंट है। कुछ केमिकल्स जो है वो इसमें मिलाए जाते हैं ऑयल में, स्पेशली पेट्रोल डीजल, जिसमें आज के समय में इथेनॉल ब्लेंड किया जा रहा है। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग के कारण जो है कुछ एडिटिव्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वो जो है ऑयल कंपनीज खरीदती हैं। तो ये इस तरीके से जो है इसके कई सारे क्लाइंट हो जाते हैं। 2000 प्लस जो है इनके क्लाइंट हैं। तो कॉन कॉल में मैंने पढ़ा था कि किसी भी एक पर्टिकुलर क्लाइंट से इनका रेवेन्यू 5% से ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे इससे क्या समझ में आ जाता है कि कॉन्सेंट्रेशन रिस्क नहीं है। तो अगर किसी कंपनी का मान लेते हैं कि 30-40% रेवेन्यू एक ही क्लाइंट से आता है और किसी भी कारण से वो क्लाइंट छोड़ देता है इनसे बिजनेस करना, तो क्या होगा फिर उसके प्रॉफिट में, उसके रेवेन्यू में बहुत बड़ा सडन ड्रॉप जो है एकदम से हो जाता है। तो ऐसा रिस्क जो है यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि 5% से ज़्यादा रेवेन्यू किसी पर्टिकुलर क्लाइंट से नहीं है। फिर ज़रा हम इनके केमिकल्स को समझें डिटेल में कि क्या एग्जैक्टली ये बनाते हैं। तो अरोमा केमिकल्स की बात करें तो अरोमा केमिकल्स में जो है ये बेसिकली डील करते हैं क्लोव ऑयल में। तो क्लोव यानी कि जो लौंग है वो, तो लौंग से जो है जो खुशबू जो लौंग की होती है वो केमिकल्स जो है वो बनाते हैं। ये कई जगह यूज़ होता है, माउथ वॉश, टूथपेस्ट और कई जगह इंसेक्ट रेपेलेंट वगैरह में। अब यहाँ देखने वाली बात है कि यहाँ से ये मार्जिन कितना बनाते हैं। तो मार्जिन इसका यहाँ पे है सिंगल डिजिट में, सिंगल डिजिट का मार्जिन है, कम मार्जिन है। और अभी अगर इसके रेवेन्यू ट्रेंड को देखें तो 2018 से लेके 22 तक तो मोर और लेस जो है ये फ्लैट सा है। तो 5% के हिसाब की ग्रोथ जो है यहाँ पे हुई है। तो ये अरोमा केमिकल वाला बिजनेस ऐसा बिजनेस हो गया जहाँ पिछले 3-4 साल से जो है फ्लैटिस टाइप की ग्रोथ रही है और मार्जिन सिंगल डिजिट वाले हैं और रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन जो है इसका 14% है। फिर दूसरे केमिकल्स की बात करें तो दूसरे केमिकल्स में आ जाते हैं फूड एडिटिव्स। तो फूड एडिटिव्स का जो है इस्तेमाल जो है, इनके जो केमिकल्स हैं उनका इस्तेमाल होता है कुकिंग ऑयल में जो है मिलाने के लिए और उसको ऑक्सीडाइज होने से रोकने के लिए। तो इसमें जो है ये यूज़ होता है और इससे जो है न्यूट्रिशन जो है वो ज़्यादा लंबे समय तक प्रिजर्व किया जा सकता है। यहाँ के रेवेन्यू ट्रेंड को देखें तो यहाँ पे 7% की ग्रोथ जो है पिछले 3-4 साल में हुई है। ठीक ग्रोथ इसको हम कह सकते हैं। रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन 13% है, मार्जिन यहाँ पे भी सिंगल डिजिट में है। तो ये भी जो है कोई हाई मार्जिन वाला बिजनेस नहीं हो जाता। फिर बात करते हैं रबर केमिकल की, जो अगला बिजनेस है। यहाँ पे जो है कई तरह के रबर केमिकल बनाते हैं जिसका इस्तेमाल जो है
ऑटोमोबाइल सेक्टर में होता है, टायर में होता है, कन्वेयर बेल्ट में होता है, और जो है सर्जिकल ग्लव्स वगैरह में होता है। तो यहाँ देखें तो यहाँ बढ़िया ग्रोथ जो है इस कंपनी ने की है। 27% की जो ग्रोथ जो है यहाँ पे हुई है। 80 करोड़ से जो है ये यहाँ पे बढ़ के जो है 211 पे पहुँच गए। आज के समय में रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन भी काफ़ी हाई है, 35%, और मार्जिन यहाँ पे जो है डबल डिजिट में है। तो यानी ये बिज़नेस जो है वो हाई प्रॉफिट वाला बिज़नेस इनका हो जाता है। फिर बात करते हैं अगला केमिकल्स जो ये बनाते हैं वो है लुब्रिकेंट केमिकल्स। तो लुब्रिकेंट्स में जो एडिटिव ऐड किए जाते हैं वो, तो ये तरह तरह के बनाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और भी ज़बरदस्त जो है ग्रोथ हुई है। 6 करोड़ से जो है 84 करोड़ पे जो है पहुँच गए हैं। तो 93% की जो है यहाँ पे जंप हुआ है रेवेन्यू में। कंट्रीब्यूशन अभी के समय 14% है और मार्जिन डबल डिजिट है। तो डबल डिजिट के मार्जिन यानी कि हाई प्रॉफिट वाला जो है ये सेगमेंट कंपनी के लिए हो जाता है। तो बढ़िया बात जो है हो जाती है। फिर लास्ट में आ जाते हैं स्पेशलिटी केमिकल्स। तो स्पेशलिटी केमिकल्स भी जो है ये बनाते हैं जिसका इस्तेमाल पेंट में होता है, रेजिन्स में होता है, कुछ इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी होता है, एग्रो केमिकल्स और फार्मा केमिकल्स और बग ड्रग में जो है इनका इस्तेमाल होता है। यहाँ देखें, यहाँ भी बहुत शानदार ग्रोथ रही है। 37 करोड़ से रेवेन्यू जो है 152 करोड़ पे पहुँचे हैं पिछले 4 साल में, और 42% का जो है ये जंप है। रेवेन्यू की बात करें 25% आज के समय में है, और मार्जिन जो है ये डबल डिजिट में है। तो डबल डिजिट मार्जिन यानी हाई प्रॉफिट वाला जो है ये सेगमेंट हो जाता है। तो ये जो है इनके इतने सारे जो है डाइवर्स केमिकल के बिजनेस हो जाते हैं। कुछ रॉ मटेरियल्स को भी समझें तो फूड एडिट ऑक्सीडेंट्स में जो है इनके रॉ मटेरियल मेनली जो है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल होता है, हाइड्रोक्विनोन होता है। अरोमा केमिकल्स में जो है क्लोव लीफ ऑयल यानी जो लौंग का जो तेल होता है वो, जिसको जो है इंडोनेशिया मडागास्कर से ये इंपोर्ट करते हैं। रबर लुब्रिकेंट में जो है कार्बन डाइसल्फाइड का इस्तेमाल ज़्यादा होता है जो कि इनको लोकली मिल जाता है। और स्पेशलिटी में जो है अलग अलग केमिकल्स साथ में अमाइंस का यूज़ होता है। रॉ मटेरियल सप्लाई की बात करें तो 3 से 6 महीने के इनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं सप्लायर के साथ। तो इस दौरान जो है वो सप्लाई करते हैं। और बात करें कस्टमर साइड की तो यहाँ पे इनके जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं सप्लाई करने के कस्टमर को वो क्वार्टरली से लेके 6 मंथ के होते हैं। और कुछ कस्टमर जो है इनके ऑन स्पॉट बेसिस पे भी होते हैं। तो ये भी ठीक बात है। कॉम्पिटिटर्स को जानना भी ज़रूरी होता है। तो फूड सेगमेंट में इनका कंपटीशन जो है वो कैमिलिन फाइन साइंसेस से है, ग्लेनफिन से है, इस तरह की ग्लोबल कंपनीज से है। अरोमा केमिकल में जो है इनका इंडिया में कंपटीशन नहीं है, ये कंपटीशन जो है मेनली इनका इंडोनेशिया से है। रबर की बात करें तो नोसिल से है, नोसिल जो है इस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है। और स्पेशलिटी की बात करें तो यहाँ पे ये जो है चाइनीज़ और यूरोपियन कंपनीज के साथ कॉम्पीट करते हैं। तो अभी हाल ही में जो है इस कंपनी ने नेदरलैंड में अपनी एक सब्सिडरी बनाई है। यहाँ से जो है वो यूरोप में अपना बिजनेस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चाइना प्लस वन वाली जो स्ट्रेटेजी इस समय चल रही है कि ग्लोबली जो है लोग जो है चाइना से जो है एक और एडिशनल सप्लायर जोड़ रहे हैं और वो जो है वो इंडिया का हो रहा है। तो ये इनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो चाइना और यूरोपियन कंपनीज जो है इंडियंस के मुकाबले जो है वो कॉस्ट में जो है कॉम्पिटिटिव उतनी नहीं है। अब ज़रा बात करते हैं कुछ कैपेसिटी और कैपेक्स के बारे में। तो वर्तमान समय में इनकी जो कैपेसिटी है वो है 11,000 मेट्रिक टन पर एनम। तो इतना जो है केमिकल्स जो है ये प्रोड्यूस करते हैं साल भर में, इतनी इनकी कैपेसिटी है। और अभी जो कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन चल रहा है वो 90% चल रहा है। यानी कि प्रेजेंट कैपेसिटी से जो है 10-12% का जो है रेवेन्यू और ये बढ़ा सकते हैं कैपेसिटी के टर्म में। तो ये रेवेन्यू 10-12% से ज़्यादा भी बढ़ सकता है, डिपेंड करता है कि जो हाई प्रॉफिट वाले सेगमेंट हैं उनसे जो है इनका रेवेन्यू शेयर जो है ज़्यादा हो जाए। साथ में जो है ये नया ग्रीन फील्ड कैपेक्स करने जा रहे हैं, और ये कैपेक्स कंप्लीट हो जाने के बाद जो है इनकी जो कैपेसिटी हो जाएगी वो 26,000 मेट्रिक टन पर एनम हो जाएगी। तो यहाँ ध्यान दीजिए कितना बड़ा चेंज जो है यहाँ पे आ रहा है। तो डबल से भी ज़्यादा जो है इनकी कैपेसिटी हो जाएगी अगर ये ग्रीन फील्ड कैपेक्स जो है ये सक्सेसफुली कर लेते हैं। तो ये देखने वाली बात है। तो इनकी प्रेजेंटेशन में जो डेटा दिया गया वो ये दिया गया है कि 350 करोड़ से जो है ये कैपेक्स इनका होने जा रहा है, और रेवेन्यू में जो इससे बढ़ोतरी होगी वो 500 से 550 करोड़ की जो है रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। कहाँ पे जो है ये हो रहा है, ये रबर केमिकल में हो रहा है, ये
लुब्रिकेंट एडिटिव्स में हो रहा है। और अभी जैसा आपने देखा कि ये जो केमिकल्स हैं ये हाई प्रॉफिट वाले हैं, तो हाई प्रॉफिट वाले सेगमेंट में जो है ये अपना जो है एक्सपेंशन कर रहे हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग बात जो देखने की है कि ये जो कैपेक्स कर रहे हैं इसमें, जिसमें 350 करोड़ ये लगाने वाले, ये पैसा आएगा कहाँ से? तो 240 करोड़ का जो है ये लोन लेंगे बैंक से और 110 करोड़ जो है खुद के इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ देखने वाली होती है कि कितना पोर्शन जो है डेट फंडेड है और कितना जो है खुद से है। तो आधे से ज़्यादा जो है वो डेट फंडेड होगा, बैंक से लोन लेके जो है ये काम करेंगे और इसको कंप्लीट होने में, तैयार होने में जो है 24 महीने लगेंगे। 24 महीने कब से? आफ्टर रिसीविंग ऑल रेगुलेटरी अप्रूवल, जो कि इनको अभी नहीं मिले हैं। तो जब ये रेगुलेटरी अप्रूवल मिल जाएंगे उसके बाद जो है ये काम शुरू करेंगे और काम शुरू होने के 24 महीने में यानी 2 साल में जो है ये काम इनका कंप्लीट होगा। तो उसके बाद जो है ये एक्स्ट्रा रेवेन्यू लाने की पोजीशन में हो जाएंगे। तो अब अगर ये रेवेन्यू आता है, ये जो कैपेक्स उन्होंने प्लान किया है वैसा ही सब चलता है, तो क्या चेंजेस जो है इनके नंबर में आएगा उसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें अभी वर्तमान में जो कर्ज है इनके ऊपर वो 178 करोड़ है। अब 178 करोड़ में आप 240 करोड़ और प्लस कर दीजिए जो कि ये कर्ज लेने की बात कर रहे हैं, तो इतना जो है इनका कर्ज बढ़ जाएगा। तो ये बिजनेस में जो है, क्योंकि कर्ज बढ़ेगा तो थोड़ा रिस्क भी बढ़ जाएगा। फिक्स्ड एसेट की बात करें तो यहाँ पे भी बढ़ोतरी हो जाएगी, 160 करोड़ के हैं तो 350 करोड़ की जो है बढ़ोतरी हो जाएगी यहाँ पे जब ये कैपेक्स कंप्लीट होगा। और इधर एक और इंटरेस्टिंग सी चीज़ देख सकते हैं कि पिछले 2 साल में जो है इन्होंने कैपेक्स जो है ऑलमोस्ट डबल किया है। तो 2017 में 58 करोड़ पे थे, अभी जो है 120 करोड़ पे हैं, तो यहाँ डबल हुए हैं और इसी प्रोपोर्शन में इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट भी जो है वो डबल हुए हैं। तो यहाँ जैसे अगर हम देखें तो तब जो है ये कंपनी 8 करोड़ 10 करोड़ का प्रॉफिट बनाती थी, अब जो है ये 50 करोड़ पे पहुंच चुकी है। अब ऐसे ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रेवेन्यू में क्या चेंज आएगा। तो प्रेजेंट कैपेसिटी के 90% यूटिलाइजेशन से कंपनी आज के समय में 600 करोड़ का रेवेन्यू बना रही है। अब इसमें 550 करोड़ और एडिशन हो जाएगा जब इनका कैपेक्स पूरा हो जाएगा, अगर वो सक्सेसफुली चलता है तो यहाँ पे ये जो है 1000 करोड़ तक जो है पहुँच सकता है, उससे ऊपर भी हो सकता है। तो यहाँ पे सेल्स जो है इनकी हो जाएगी 1000 करोड़, अगर इफ़, ध्यान दीजिए अगर, यदि, ऐसा नहीं है कि हो ही जाएगा, अगर जो है ये कैपेक्स उनका ठीक से चलता है। नेट प्रॉफिट में भी जो है डबल से ज़्यादा का पॉसिबिलिटी बन जाएगी अगर जो है सब कुछ जो है प्लान के मुताबिक चलता है। तो ये रही मेरी आज की बात इस कंपनी के बारे में। तो बिज़नेस जो है ठीक लग रहा है, कैपेक्स प्लान जो है वो काफ़ी एग्रेसिव है, अगर सक्सेसफुली हो जाते हैं तो काफ़ी बढ़िया सा जो है रेवेन्यू ग्रोथ होगी, प्रॉफिट ग्रोथ होगी और शेयर का प्राइस भी उसी तरीके से रिएक्ट करेगा। तो इसमें मेरी पर्सनल कोई पोजीशन जो है नहीं है, वीडियो सिर्फ जो है एजुकेशनल पर्पस से है, इसको कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझें, अपनी रिसर्च जो है स्वयं कर लें, उसके बाद ही कोई निर्णय लें। तो फिर मिलेंगे, अभी के लिए जय हिंद।